इसे हटा दो आदमी। विद्या मंदिर कब से खुल रहे हैं भाई? स्कूल कब से खुल रहे हैं तुम्हारे? एक सबके एक से खुल रहे हैं ना? पूछते हम जन 22 से। अच्छा हाँ लो हैं एक मिनट। नमस्ते नमस्ते। चलो हेलो दामोदर भाई साहब। हाँ 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 फ़ोन हम करवा देंगे। हैं हाँ हाँ आगो आगो। अच्छा नितेश ये ले बात कर ज़्यादा। चल चल किंदे एक मिनट ला दे। देखा लो मम्मी। हम सभी लोग टॉपिक का नाम डालूं और बहुत शांति समझदारी से दिमाग से सारी बातें तरीके से लिखेंगे। सिस्टमेटिक लिखने का ये क्योंकि बहुत ज़्यादा ठीक है। #4 है शायद है ना टॉपिक, नाम है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। #4 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। और उसमें तुम्हें सबसे पहले पढ़ना है ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब ठीक है। देखें इसमें पढ़ना क्या है वो सुन लो। इसमें पढ़ने के लिए तुम्हारे पास कोई न्यूमेरिकल नहीं है, बस एक डायग्राम है। तुम्हें मेरे साथ वो डायग्राम ध्यान से देखना है, उसको समझना है, उसको बनाना है। उसमें जो शब्द आते हैं छोटे मोटे कि भैया इसको ये कहते हैं उसको वो कहते हैं, वो शब्द याद करने हैं और ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद स्टार्ट होगा प्रिज्म ठीक है। इसका इस्तेमाल कहाँ पे जो अपन लोग पढ़ने वाले हैं, इसका इस्तेमाल तुम किसी के सामने इल्यूज़न क्रिएट करने के लिए कर सकते हो ठीक है। कि तुम यहाँ पे खड़े हो, तुम किसी इंसान को टेढ़े दिखाई दोगे इस जगह पर, इस वाले का। हालांकि ऐसा सवालों वाला कंसेप्ट कुछ नहीं है, बस शब्दों को याद करना है कि इस वाली लाइन को ये बोलना है, उसको ये बोलना है, इसको ये बोलना है ठीक है। ध्यान से बात सुने। सबसे पहली काम की चीज़ तो ये कि तुम्हारे पास एक कांच का टुकड़ा है ठीक है। कांच जैसे कि हम लोगों ने ये बना दिया, ये रेक्टेंगल है। फिलहाल तो मैं इसको क्यूबॉइड शेप देता हूँ, 1 मिनट। ये अपने पास में एक कांच है और इसको क्यूबिकल शेप में लेके आते हैं अपन लोग। इसको क्यूबिकल शेप में लेके आए। 1 सेकेंड। ये इससे ज्वाइन किया, ये इससे ज्वाइन किया ठीक है। ये अपने पास में कांच का बॉक्स है, इतना पतला सा ही होता है, ऐसा ही होता है रियल में ठीक है। तो ऐसे कांच का डब्बा है, कांच का पूरा टोटल ग्लास है टोटल। जैसे अपने पास में ये कांच है ना, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, इससे काम नहीं चलेगा। तो छोटा सा कांच है एकदम परफेक्ट शेप साइज़ का, जो कॉपी किताब पे बन सकता है ठीक है। इसमें करना क्या है वो सुनो।
तुम्हें इसके आर पार भी दिखाई देगा, ये भी समझ लें। जैसे इसमें आर पार दिखाई देता है, इसमें आर पार दिखाई देता है, इतना सिंपल सा कांच है। इसके एलिमेंट समझने कि हमें इसमें स्टडी क्या करनी है। हमें इसमें कोई बहुत तोप स्टडी नहीं करनी है, हमें इससे साइंटिस्ट नहीं बन जाना है। हमें इसको पढ़कर, है ना, चैप्टर में बहुत ज़्यादा ज्ञानी महसूस नहीं होगा। बस तुम्हें सिंपल सिंपल कुछ लाइट रे लानी है, बनानी है, बस कुछ सिंपल सुन लेना है, ठीक है। वो सुनो। सबसे पहली बात तो यहाँ पे ऊपर से लाइट रे निकल के आएगी। आने के बाद में तुम्हें एक सिंपल सवाल का जवाब ये देना है कि लाइट कौन से मीडियम से कौन से में जा रही है, रेयर से डेंसर की डेंसर से रेयर। लाइट हवा से जा रही है कांच में, रेयर से डेंसर। और अगर लाइट हवा से कांच में जाएगी, रेयर से डेंसर में जाएगी, तो नॉर्मल के दूर या फिर पास, तो नॉर्मल के पास आ जाएगी। यानी अगर उसको बेंड करेंगे तो नॉर्मल के पास यूँ ऐसे करके बेंड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद वापस से इस जगह पे जब लाइट पहुंची है तो यहाँ पर दोबारा से एक नॉर्मल खींचो और फिर एक सवाल का सिंपल जवाब दो। लाइट अब कहाँ से कहाँ जा रही है, कांच से हवा में, डेंसर टू रेयर, तो अब वो नॉर्मल से दूर हट जाएगी। तो कांच से हवा में जाए, नॉर्मल से दूर हट जाएगी, कुछ इस तरह से। तो तुम्हें सिंपल सी ये बात समझने की, जब भी तुम ऐसे डायग्राम बनाया करो तब तुम्हारी मैंडेटरी कहानी है, तुम एरो पक्का लगाओ। लाइट ये आई है, फिर लाइट ऐसे गई है, फिर लाइट ऐसे। ये एरो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एरो बन चुके हैं। एरो बनने के बाद में एक सिंपल सवाल का जवाब दे दो बस। वो ये है कि आने वाली जो लाइट है, जो लाइट ऊपर से निकल कर आई है, इस लाइट को अपन लोग क्या बोलेंगे? जो लाइट आई है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। ये कहलाती है इंसिडेंट रे। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, तुम्हें चक्कर मत बैठना कि ये भी तो बहुत लंबा चलेगा। ऐसा होगा कि तुम जब तक इसे देख रहे होगे ध्यान से, तब तक समय खत्म ही हो जाएगा, तुम्हें अंदाजा भी नहीं लगेगा ऐसा कुछ। अच्छा, ये जो लाइट भटक गई रास्ते से, उससे क्या बोलते हैं? मतलब जो टेढ़ी हो गई है, आने वाली लाइट इंसिडेंट रे, मुड़ने वाली लाइट रिफ्रैक्टेड रे। इसको अपन लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे। हमारे पास ये वाली जो लाइट है, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। उसके बाद में ये जो लाइट बाहर निकल रही है, इसको अपन लोग क्या बोलेंगे? बाहर निकलने वाली लाइट को अपन लोग क्या बोलते हैं? ठीक है। तो जो बाहर निकलने वाली लाइट है, दिस इज कॉल्ड इमर्जेंट रे। तुम्हें बस ये याद करना है इस टॉपिक में कौन सी को क्या कहते हैं। जो लाइट बाहर निकलेगी दैट इज कॉल्ड इमर्जेंट रे। इमर्जेंट यानी बाहर निकलने वाली लाइट। अच्छा, आप सभी लोग एंगल ध्यान से देखना। आने वाली लाइट का एंगल, एंगल आई, उसको एंगल आई से रिप्रेजेंट करोगे। लाइट जितना एंगल मुड़ी है दैट एंगल इज एंगल आर। ये वाला एंगल भी एंगल आर ही रहेगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स वाली प्रॉपर्टी। अल्टरनेट एंगल ये वाले होते हैं जिनमें एंगल सेम रहता है, ऐसे करके ये वाला एंगल इस वाले एंगल की सेम होगा। और उसके बाद में लाइट कितने एंगल पे बाहर निकली है, उसको अपन लोग क्या बोलेंगे? एंगल ई, इमर्जेंट एंगल। तो सबसे मेन बात ये कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और इमर्जेंट रे। उसके साथ साथ ही इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल और इमर्जेंट एंगल। अब एक सिंपल सीधा सवाल हो, सुन लो। सवाल ये कि अगर ये प्रिज्म ना होता, ये स्लैब नहीं होता इसके बीच में, ये कांच का टुकड़ा नहीं होता, तो इस लाइट के साथ क्या होता? ये जो पीली वाली लाइट आ रही है, अगर बाय द चांस ये कांच का टुकड़ा इस जगह पर नहीं लगा होता, तो इस लाइट रे का क्या होता? जो पीली वाली लाइट है, इसका क्या होना चाहिए था फिर? ये बताओ। वो सीधी चली जाती। अगर ये लाइट का टुकड़ा नहीं होता, ये कांच का टुकड़ा नहीं होता, तो जो लाइट है वो सीधी चली जाती इस तरह से, जैसी आई थी अपने रास्ते पर सीधी निकल जाती, अगर कांच नहीं होता, ठीक है। तो उस कांच की वजह से लाइट अपने इस रास्ते से इतना ज़्यादा भटक चुकी है, मतलब उसको जाना सीधा था लेकिन वो इतना भटक चुकी है, तो अपने रास्ते से उसका भटकाव है, उस भटकाव को अपन लोग कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट यानी अपने ओरिजिनल पाथ से हुआ भटकाव, ठीक है। अपने असली रास्ते से कितना भटकी, उसको अपन लोग बोलेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अपने होने वाले रास्ते से कितना अलग हो गई, होने वाले रास्ते से कितना अलग है, कितना दूर है, ठीक है, ऐसे लिख लो। उसको अपन लोग कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। बस खत्म हो गया, टॉपिक यही है, इतना ही है। लाइट अगर आई, मुड़ेगी, वापस से बाहर निकलेगी। बाय द चांस अगर कांच का टुकड़ा होता ही नहीं तो सीधी जाती। जितना उसका भटकाव हुआ उसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट या फिर एल कह सकते हैं। इमर्जेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, ये तुम्हें सारे एग्जाम्पल ध्यान रखने। अब इससे होता क्या वो सुनो। इससे होता ये कि अगर कोई इंसान यहाँ पर खड़ा हुआ है, कांच के इस तरफ खड़ा हुआ है, तो वो तुम्हें यहाँ पर दिखाई देगा उल्टा। मतलब मान लो तुम लोग किसी को, मतलब तुम्हें सुपारी मिली किसी को मारने की, उसने बीच में ग्लास स्लैब लगवा लिया और मैं यहाँ खड़ा हूँ और तुम पे एक ही गोली है उसमें बंदूक में, तो तुम्हें मैं वहाँ दिखाई दूंगा। अगर हमारे बीच में इस कमरे के अंदर एक कांच लगाओ, ऐसा बिल्कुल पता ही नहीं चल रही कांच है कि नहीं है, तो
तुम्हें मैं वहाँ पे दिखाई दूंगा, किसी इंसान गोली चलानी होगी तो वहाँ चलाएगा, वो एक बात में सेफ। कुल मिला के बात है कि इससे इल्यूजन क्रिएट होते हैं, जो चीज़ यहाँ की होती है वो उस तरह दिखाई देती है, क्योंकि लाइट थोड़ी सी बेंड हो जाती है, और लाइट हमें जहाँ से आती दिखाई देगी, हमें ऑब्जेक्टिव वहीं से दिखाई देगा। तुम्हारे लिए इस टॉपिक में कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कोई सवाल जवाब कुछ नहीं है, बस छोटे मोटे स्टेटमेंट, शब्द, डायग्राम और ये पाथ की ट्रेसिंग की लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है उतना याद रखना है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इमर्जेंट रे, सेम टू सेम इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, इमर्जेंट एंगल, और अपने रास्ते से होने वाले भटकाव को अपन लोग क्या बोलेंगे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। बस इस कहानी को परफेक्टली बनाओ, फिनिश करो, प्रिज्म पढ़ेंगे अपन लोग इसके बाद। तो ऐसे डब्बा बनाने की खास रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब सीधे एक बार ही बना दो चौकोर, वो समझ में, डबल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये टॉपिक सिर्फ इतना है, देखने के हिसाब से है ना, वो उस हिसाब से नहीं है कि हम सवाल करने के मूड से बैठे हो, नहीं। जब तक इंसान तैयार होता है समझने के लिए, उससे पहले ख़त्म हो जाता है ये। लेकिन प्रिज्म ऐसा नहीं है ना, उसमें काफ़ी अच्छी खासी लेंथ है, बढ़िया एकदम। नेट ऑन कर दो, नेट ऑन कर दो। वाले में नेट ऑन कर लेंगे, वाला वाली जाएगा। हाँ भाई, ये चीज़ है ग्लास स्लैब, समझ गए। बस इसी को यहाँ पे जन कैसे कैसे रख रखा है वो तुम्हें एक बार सोच लेना है। तुमने कभी ये 7 लाइटें निकलते देखी हैं प्रिज्म में से? प्रिज्म देखा है रियल लाइफ में? हम लोगों के पास तो था, वो तो टूट गया, पता नहीं किधर की कैसे। तुम्हें से लाइट निकलती है उसमें, मतलब दीवार पे तुम्हें 7 कलर की लाइट दिखाई देंगी, अपने आप हो जाता है। खैर हम लोग ये तो कर लेंगे, लेकिन मुझे तुम्हें प्रिज्म दिखाना है असली पहले तो।
जी ठीक है। ठीक है, इसे हटाऊं, ये हो गया हो तो सबका। ठीक है, अब इसमें ए था तुम्हारा ग्लास स्लैब, अब तुम लोग डाल दो बी टॉपिक। टॉपिक नंबर बी का नाम होगा अपने पास में ग्लास प्रिज्म। ठीक है, और ये 2-3 बार लगातार बनाना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा कि चल क्या रहा है। ठीक है, समझे ध्यान से। फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट काम की बात तो ये कि तुम सभी को दिख रहा होगा कि प्रिज्म कैसा दिखाई देता है। मैं तुम छोटी मोटी बातें पूछता हूँ, उसके जवाब देना। सबसे पहली बात, इसमें कितने ट्रायंगुलर फेस हैं? ट्रायंगल फेस कितनी जगह बने हुए हैं? बताओ। तुमने कभी झोपड़ी नहीं बनाई है ड्राइंग में? वो झोपड़ी शायद ऐसे बनती होगी मेरे हिसाब से। ऐसे बना देते हैं, उसके बाद में पीछे बना देते हैं ट्रायंगल। एक ऐसे लाइन जोड़ी, एक इसकी लाइन जोड़ी, इसकी लाइन जोड़ी, ऐसे। मतलब 2 ट्रायंगलों को, तीनों वर्टेक्स को जोड़ दो। वापस से देखना, इस तरह से अपने पास में एक ट्रायंगल, उसके बाद में दूसरा वाला ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल, और दोनों के वर्टेक्स को जोड़ देना है। ठीक है, ऊपर टॉप से टॉप, ये वाले से ये वाला, ये वाले से ये वाला, ऐसे करके। ये बताओ इसमें कितने ट्रायंगुलर फेस हैं? 2। मतलब एक तो सामने वाला ट्रायंगल है और एक पीछे वाला ट्रायंगल है। इसमें कितने रेक्टेंगुलर फेस है? रेक्टेंगल गिन के बताओ। झोपड़ी अगर मान लो तुम्हारे सामने बना दी जाए कि जैसे ये है अपने पास, ये बना दी गई, ये एक प्रिज्म है, सोचना। ठीक है, और सिंपल बातों को समझाना। ये तुम्हारे पास प्रिज्म है, इसमें कितने कौन से फेस हैं बताओ? ट्रायंगुलर फेस कितने हैं इसमें? 2। एक सामने वाला और एक पीछे वाला। रेक्टेंगल फेस कितने? 3। एक ये वाला, एक ये वाला, और एक ये नीचे वाला। तो टोटल अपने पास कितने फेस हुए फिर? 5 फेस हैं। 2 ट्रायंगुलर फेस हैं और 3 रेक्टेंगुलर फेस हैं। तो सबसे पहली बात तो ये जो प्रिज्म है, अगर तुमसे इसकी डेफिनेशन पूछता है और तुम्हें अपने दिमाग को भी समझाना है, तो तुम्हें अपने दिमाग को झोपड़ी समझानी है। 2 ट्रायंगल, तीनों वर्टेक्स जोड़ दिए, टॉप से टॉप, लेफ्ट से लेफ्ट और राइट से राइट वाला। मैं इसको हल्का फुल्का डिफाइन करके लिख देता हूँ कि डिफाइन नहीं कर रहा, बस ये लिख रहा हूँ। अपने पास में किसी प्रिज्म के अंदर पाए जाते हैं 2 ट्रायंगुलर फेस, इसमें होते हैं 2 ट्रायंगुलर फेस, और इसमें 3 होते हैं रेक्टेंगुलर फेस। इसमें 3 पाए जाते हैं रेक्टेंगुलर फेसेस, 3 पाए जाते हैं रेक्टेंगुलर फेसेस। तो कुल मिला के टोटल 5 फेस हैं किसी प्रिज्म के पास में। तो पहली बात तो ये पल्ले पड़े, लॉजिकल छोटी सी बात। अच्छा, इसमें ऊपर ये जो ट्रायंगल है, यहाँ पे बने होते हैं एंगल। ठीक है, ऊपर ट्रायंगल्स पे एंगल होते हैं, ये कहलाता है एंगल ऑफ प्रिज्म। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। लेकिन अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हें बस इसको सामने से देखना है, बस फ्रंट से देखना है, तुम्हें फ्रंट से कैसा दिखाई देगा ये बताओ? अगर प्रिज्म सिर्फ फ्रंट से देखा जाए, सामने से, तो किस शेप में दिखाई देगा? ओनली ट्रायंगल। ये तो अपने पास इसकी बेसिक सी बात है। अगर इसको सिर्फ फ्रंट से देखा जाएगा तो इसका जो फ्रंट व्यू है, अगर इसको फ्रंट से अपन लोग चेक करते हैं कभी भी, तो ये सिंपल सीधा हम लोगों को बस ये ऐसे दिखाई देगा सामने से। बाकी तुम्हें खुद ही सोचना है कि अगर सामने ट्रायंगल है, उसके पीछे भी ट्रायंगल है, इसके एक इधर साइड रेक्टेंगल है, एक इधर साइड रेक्टेंगल है, एक नीचे की ओर रेक्टेंगल है, वो तुम खुद सोच लेना। लेकिन ये फ्रंट व्यू है। अच्छा, अगर प्रिज्म के सारे एंगल सेम होंगे तो इसके सारे एंगल कितने के हो जाएंगे? 60-60-60 के। और ऐसा प्रिज्म जिसके सारे एंगल इक्वल हो जाते हैं, यानी 60 के हो जाते हैं, उसको अपन लोग कहते हैं इक्विलेटरल प्रिज्म। उसको अपन लोग बोलते हैं इक्विलेटरल प्रिज्म। ये बस एक बेसिक सी बात है कि प्रिज्म होता कैसा है, वो तुम्हारे दिमाग में इंपॉर्टेंट है। ये पिरामिड नहीं है। पिरामिड में प्रिज्म डिफरेंस बताता हूँ। पिरामिड में सारे के सारे पॉइंट एक जगह पे मिल जाते हैं, एक चोटी बनती है उसमें, लेकिन इसमें एक चोटी नहीं बनती है। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो, अगर हमारे पास में नीचे किसी ने स्क्वायर बना दिया और उसके सारे पॉइंटों को ले जाके एक जगह पे जोड़ दिया, इसको अपन लोग पिरामिड बोलते हैं। सब एक पॉइंट मिल गया। यहाँ पे एक पॉइंट मिलता नहीं है, यहाँ पे ऊपर एक लाइन से खिंच रही है। अगर एक पॉइंट पे मिलेगा तो वो पिरामिड है, अगर नहीं मिलेगा तो वो प्रिज्म है। जैसे दोबारा बताता हूँ, देखो, पहली बार सभी लोग ये गिन के बताओ कि ये क्या चीज़ है? पेंटागन। अगर पेंटागन के सारे वर्टेक्स उठा के मैंने एक पॉइंट पे जोड़ दिए तो ये जो बनेगा, ये पेंटागोनल प्रिज्म पिरामिड बनेगा। अगर 3 साइड के ऊपर ले जाके जोड़ दिए, उसको अपन लोग क्या बोलेंगे? ट्रायंगुलर पिरामिड बोलेंगे। लेकिन प्रिज्म में ऊपर वर्टेक्स
जुड़ते नहीं है, ऊपर चोटी नहीं बनती है कुल मिला के। तो पहली छोटी सी बात ये समझ लो कि तुम्हें प्रिज्म को समझने के लिए अपने दिमाग को सिंपल ये बोलना है, एक झोपड़ी, एक ट्रायंगल आगे, एक ट्रायंगल पीछे, उसके पास में 3 रेक्टेंगुलर वर्टेक्स हैं। अगर सामने देखेंगे कुछ ऐसा दिखाई देगा। अगर सारे एंगल इक्वल हो जाएंगे, 60-60-60 के हो जाएंगे, तो इसको अपन लोग बोल देंगे इक्विलेटरल सबसे बेस्ट प्रिज्म, यही माना जाता है। ठीक है, सबसे मेन बात ये कि इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? न्यूटन। वो हर फील्ड में है वो। ठीक है, बस हमें बाद में पता चलता है। तो ये छोटी मोटी बातें लिखो, इसके बाद तुम्हें प्रिज्म का मेन कंसेप्ट समझ में आएगा कि होने क्या वाला है वो देखना। पहले इसको ध्यान से फटाफट से लिख लो कि एक छोटी मोटी चीज़ें प्रिज्म होता कैसा हो, कम से कम समझ में आना चाहिए। ये बनाने में कोई दिक्कत है? मतलब इसको ऐसे मत बनाए, तुम तो अपने उसी में जियो ना, झोपड़ी वाले काल में, है ना। ये बना लो, तुम वो मत बनाओ तुम इसे बनाओ ना। दुनिया इमारतों में पहुंच गई, हम अभी तक झोपड़ी में चल रहे हैं। पर पहुंचोगे, इन्हीं से पहुंचते हैं ना। बहुत काम की चीज़ें हैं, आगे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा यूज़फुल आती हैं, बहुत बहुत यूज़ है, विशेष ज़्यादा। जब कभी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल इंजीनियरिंग करोगे तब जाके एहसास होगा कि यार ये सब कुछ तो मैंने बहुत पहले से पढ़ रखा था, आज बस उनको एडवांस करने का दिन है। उसी से तुम एआई, कंप्यूटिंग, कोडिंग, बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। ये बहुत सारी सब कुछ इस्तेमाल होता है उसके अंदर। जितनी भी डाटा की स्पीड बढ़ाई जा रही है, 3G, 4G, 5G, 6G, 7G की जाएगी, वो लाइट की बेंडिंग से ही की जाती है। लाइट की स्पीड बढ़ाकर ही करी जाती है उसको, लाइट को तेज़ी से फेंक कर डाटा ट्रांसफ़र करके की जाती है। ये देख रहे हैं, ये ध्यान से देख लो, पहले इन इमेजों को देखो एक बार। ये समुद्र में पड़ी हुई केबल हैं ये, और क्यों पड़ी हुई हैं? ये पूरा डेटा सेंटर इसी चलता है, इंटरनेट, यूट्यूब, सब कुछ यहाँ से सब कनेक्ट है। यूट्यूब के हेडक्वार्टर्स तक सारी इन्फॉर्मेशन, इंटरनेट की स्पीड यहाँ से वहाँ जाती है, वहाँ पे वीडियो सर्च होती है, फिर वो वापस लेके आती है, वो तुम्हें प्ले करके दिखाती है। और ये सब समुद्री रास्तों से कनेक्टेड है, ये सारे पाथवेज। ठीक है, और केबल्स, ये तो गलत है, नहीं, बहुत बड़ी बड़ी मोटी मोटी केबल्स होती हैं, वो समुद्र के अंदर पड़ी हुई नीचे। अब कोई ऐसा बोले कि साहब मैं इन्हें चुरा लाऊंगा, क्या चोरी कर सकते हैं? नहीं भैया, नहीं उठेंगी। बहुत किलोमीटर लंबी पड़ी हुई हैं, और कितना नीचे जाओगे, कैसे करोगे? बहुत लंबा डेटा सेंटर सिस्टम है। ठीक है, और ये सब कुछ लाइट पे काम करता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। हटा दो उनसे, चलो। ये प्रिज्म का बेसिक्स कि आखिर है क्या चीज़, वो तुम्हें समझ में आ जाए। पहले तुम्हें बस ये डायग्राम यहाँ पे नहीं दिखना चाहिए, अपने दिमाग में इमेजिन किया करो। सबसे ब्रिलियंट लैब यही है, सबसे ब्रिलियंट लैब, इमेजिनेशन लैब। तुम अपने आप खुद सोच सकते हो कि तुम क्या पढ़ रहे हो, तो अपने दिमाग में डिज़ाइन किया करो चीज़ों को। अब इसका डायग्राम सेट करना कि है क्या चीज़, देखना। ठीक है, सभी लोग प्रिज्म के अंदर सबसे पहला स्टार बना दें। ठीक है, जैसे अभी अपन लोगों ने उसमें बनाया था ग्लास स्लैब में, आने वाली लाइट, जाने वाली लाइट, निकलने वाली लाइट, उस तरह से वैसे यहाँ बनाना है। हम लोगों ने प्रिज्म का फ्रंट व्यू बना दिया। ये प्रिज्म सामने से देखा जाता है तो ट्रायंगुलर, इसमें तुम्हें लाइट रे लेके आनी है, लाइट रे इसको ले जाके भेजना है, बहुत सारी बातें सेट करनी है। ठीक है, सबसे पहली बात, इसमें एक लाइट रे भेजी गई। जो लाइट रे भेजी गई, थोड़ा सा टेढ़ा ही रखना उसको। ये लाइट रे जो भेजी गई है, इसको अपन लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे। ठीक है, लेकिन ये सारी बातें बाद में लिख सकते हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, वॉटएवर। देखो, जब भी लाइट टकराती है तुम्हें सरफेस पे क्या बनाना होता है? एक नॉर्मल 90 के एंगल पे। तो मैंने सरफेस के ऊपर 90 का एंगल बनाया। अगर मैं ऐसे ही बना दूंगा तो शायद ठीक नहीं है, मैं तुम्हें एक बार दिखाता हूँ कि सरफेस पे 90 का एंगल कैसे बन जाएगा। ठीक है, देखो, अगर सरफेस पे 90 का एंगल बनाए
तो ये अपने पास में एक लाइट है, मतलब ये लाइट रे की सरफेस हो गया, चलो ये सरफेस है, ठीक है। यहाँ पे अपने पॉइंट कौन सा है 90, और हमें बस इस वाले पॉइंट को इससे ज्वाइन करना है। ये वाली लाइन ऐसे करके ज्वाइन हो जाएगी सीधे सीधे। तो मैंने सरफेस के ऊपर ऐसे 90 का एंगल बना दिया। ये जो लाइन बनाई है दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। अब तुम ये बताओगे कि अगर लाइट हवा से कांच में जा रही है तो नॉर्मल के पास आएगी कि नॉर्मल से दूर जाएगी? तो नॉर्मल के पास आएगी तो थोड़ी सी ऐसे हो जाएगी, वो नॉर्मल के पास आ गई है, वो सीधी जाती, सीधी से बढ़िया पास आ चुकी है, ठीक है। तो नॉर्मल के पास आके वो सीधी निकल गई इस तरह से। अब जैसे वो दोबारा टकराएगी, टकराने के बाद में तुम्हें वापस से क्या बनाना है, इसके ऊपर एक नॉर्मल। तुमने पिछले बार डायग्राम में 2 बार बनाया था नॉर्मल, दोबारा बनाओ। हमने इसके ऊपर भी बना दिया एक और नॉर्मल, और तुम्हें दोबारा बोलना है अब ये नॉर्मल हो गया। अब जब लाइट बाहर निकलेगी, क्योंकि कांच से हवा में जा रही है, तो नॉर्मल के पास मतलब ऊपर जानी चाहिए कि नीचे जानी चाहिए? नॉर्मल के पास जाएगी कि नीचे जाएगी? नीचे। नॉर्मल से दूर चली जाएगी इस तरह से, ऐसे। इन सभी पॉइंटों के नाम बताओ। सबसे पहली बात, जो लाइट आएगी दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, जो बेंड हो गई दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे, और जो लाइट रे बाहर निकली है दैट इज कॉल्ड इमर्जेंट रे। तो सबसे मेन बात कि तुम लोगों ने ग्लास स्लैब का इस्तेमाल करके यहाँ तक के जवाब बहुत बड़े तरह दे दिए। दिस इज कॉल्ड इमर्जेंट रे, ठीक है। अब सभी लोग एंगल मेंशन करवाओ, जैसे कि ये वाला एंगल कौन सा, एंगल आई। जिस एंगल पे लाइट बाहर निकली है वो वाला एंगल कौन सा, एंगल ई। और इस वाले को ध्यान से बोलो, एंगल ये वाला कौन सा, R1, और ये वाला कौन सा, R2। मैंने पिछले में R1 R2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो इक्वल थे, लेकिन ये इक्वल होने का कोई नियम नहीं है। तो लाइट जितने एंगल पे आई है दैट इज एंगल आई, जितने पे निकली है दैट इज एंगल ई, और जितने पे मुड़ी थी वो R1 और R2। तो पहली बात बेसिक सी कहानी है कि अगर तुम किसी भी कांच में से लाइट को आर पार करोगे, वो सीधी तो जानी ही नहीं है, वो पक्का बेंड होगी। लेकिन किस में कैसे बेंड होगी वो मैंने तुम्हें दिखाया। ग्लास स्लैब में कैसे कैसे बेंड हुई वो तुम्हें याद करना है, और प्रिज्म में कैसे कैसे बेंड हो रही वो भी तुम्हें ध्यान रखना है। लेकिन एक बात फिक्स है कि लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पार निकलेगी वो सीधी नहीं जाती है, वो बेंड होकर जाती है। बस तुम इस बात को यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। आगे सुनना, इसी में अगली काम की चीज़। तुमने एक बार बना लिया प्रिज्म, छोटे मोटे नाम याद कर लिए, एंगल आई, एंगल ई, R1 R2, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और इमर्जेंट। वो तुम्हें दिखा रहा हूँ कि लाइट कैसे कैसे बेंड होती है। सब कुछ ऑटोमेटिकली, वैसे अगर थोड़ा भी ध्यान से दिमाग लगा के याद करोगे संग के संग याद हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, एक बार दोबारा बनाए प्रिज्म वापस से, और बनाने के बाद में उसमें लाइट रे को भेजना, लिखना कुछ भी नहीं है, ठीक है। इस तरह से लाइट यहाँ पर आई, इंसिडेंट, ये बना दिया अपन लोगों ने नॉर्मल, फिर ऐसे चली गई, वापस से बना दिया नॉर्मल, और उसके बाद में यूँ चली गई इस तरह से, ठीक है। बना दो। तो 3 बार तो पढ़ना है, एक बार हो चुका है, दूसरा चल रहा है, तीसरा देखना ध्यान से। ध्यान रखेंगे ना, सीधी नहीं जाती है, बेंड तो होती होती है, लेकिन एक बार अगर देख लिया बेंड कैसे होती है तो तुम्हें पेपर में करने में कॉन्फिडेंस रहेगा। बहुत बार बस लाइट के पाथ को ट्रेस करवा लेते हैं, भैया लाइट का पाथ दिखा दे, प्रिज्म से कैसे बनता है, बस इतना सवाल। चलो भाई, एक छोटी सी बात का जवाब देना सभी लोग ध्यान से यहाँ देखकर, ठीक है। सवाल ये है, सवाल ये कि अगर प्रिज्म ना होता तो क्या होता, ये वाली लाइट सीधी जाती। अगर प्रिज्म नहीं होता तो अपने पास ये वाली जो लाइट है वो सीधी निकल जाती इस तरह से। प्रिज्म के ना होने पर लाइट सीधी ही निकलती, 100% श्योर है ना। अगर अपने पास में प्रिज्म नहीं होता ये लाइट यूँ जाती इस तरह से, ये रही। अब बात है कि अगर प्रिज्म है तो उसका क्या होगा, प्रिज्म ना होने पर लाइट सीधी जाती, प्रिज्म होने पर क्या हुआ कि वो अपने रास्ते से, वो सीधी जा तो रही थी लेकिन अपने रास्ते से इतना बेंड हो गई। अब तुमने पिछली वाली जो डिस्टेंस है वो नापी है डिस्टेंस में, रिलेटेड डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टेंस में नहीं नपता, ये नपता है एंगल्स में। कि लाइट अगर प्रिज्म ना होता सीधी जाती, और अब वो सीधी जाने की जगह पर वो अपने रास्ते से इतना भटक गई है, तो इसके इस भटकाव को बताता हूँ मैं तुम्हें। मैंने इसको भी यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। ये एंगल जो है, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। ये एंगल ऑफ डेविएशन यानी कि भटकाव, इसका हिंदी शब्द है भटकाव। एंगल ऑफ डेविएशन रिप्रेजेंटेड बाय ये सिंबल ऐसा, और इसको अपन लोग कहते हैं डेल्टा।
ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन मतलब ये कि जैसे पुराने वाले में एक शब्द है उसका नाम है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, अपने रास्ते से कितना हट चुकी है, वैसे यहाँ पर भी है कि अगर प्रिज्म ना होता सीधी जाती, और सीधी जाने की जगह पर वो अपने रास्ते से, देखना इस लकड़ी के मोशन को देखो, अपने रास्ते से इतना एंगल बेंड हो गई, इस एंगल को अपन लोग बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। प्रिज्म ने उसको कितने एंगल मोड़ दिया, डेल्टा एंगल बेंड कर दिया, ठीक है। तो उसमें जो नपता है वो लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, उसमें जो भटकाव है, और इसमें जो रास्ते का भटकाव है उसको एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। इस बात को ध्यान से समझ लें कि दोनों भटकावों को क्या क्या नाम दिया गया है। इसको डेल्टा सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, इस सिंबल को डेल्टा कहते हैं। ये सारी बातें ध्यान से, अगर नहीं होता प्रिज्म तो सीधी जाती, और उसके सीधे जाने की जगह पर अब वो इतना बेंड हो चुकी है, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन। इसको ध्यान से लिखो। अब मैं तुम्हें इसमें काम का फॉर्मूला देता हूँ एक, हालांकि तुम्हें उसकी कभी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, कभी इस्तेमाल में नहीं आएगा, वो 12th क्लास के ऑप्टिकल चैप्टर में से आता है, रे ऑप्टिक्स में से, लेकिन बस ऐसे ही अपने आप को ना कूल बनाने के लिए याद कर लो। फॉर्मूला सुने अब। इसमें प्रिज्म में ध्यान से देख के बताओ भाग वाले दो एंगल कौन से हैं। एक उस साइड है, एक इस साइड है। वहाँ पे है एंगल आई इंसिडेंट एंगल, यहाँ पे एंगल ई इमर्जेंट एंगल। इसके अंदर भी दो एंगल हैं, वो दोनों एंगल पता लगाओ। तुम्हें दिख रहे होंगे R1 और R2, मैं किसी और की बात कर रहा हूँ। जैसे ये वाला जो एंगल है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए नाम के लेटर से कि इसका कितना एंगल है। और बीच में एक एंगल और बन रहा है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा। तो तुम्हें एक फॉर्मूला याद करवाता हूँ सिंपल सा। दो बाहर वाले एंगलों का प्लस यानी एंगल आई प्लस एंगल ई, इंसिडेंट एंगल प्लस इमर्जेंट एंगल, ऑलवेज इक्वल होता है दो अंदर वाले एंगलों के। और दो अंदर वाले एंगल कौन से, एक तो सबसे टॉप वाला एंगल एंगल ए, और प्लस में एक ये वाला एंगल डेल्टा, ठीक है। तो दो बाहर वाले एंगलों का प्लस यानी इंसिडेंट प्लस इमर्जेंट इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। मेन बात ही को तुमसे पूछता है कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या, तुम्हें उसका जवाब क्या देना है। अगर प्रिज्म ना होता लाइट सीधा जाती, उस सीधा जाने की जगह पर अपने रास्ते से कितना बेंड हो गई है, जितना वो बेंड हो गई है उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, डेविएशन। और डेविएशन शब्द का मतलब भी हिंदी भटकाव ही होता है। वो बात अलग है कि अपन लोगों को थोड़ी बहुत हिंदी की इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन फिर भी इस बात को याद रखें कि दो पॉइंट, पहला तो बात को ट्रेस किया, दूसरे पॉइंट में एंगल ऑफ डेविएशन नाम के शब्द को समझा, और तीसरी बात उसी के अंदर लिख ली कि दो बाहर वाले एंगलों का प्लस दो अंदर वाले एंगलों के प्लस के बराबर होगा। आई प्लस ई बराबर होगा ए प्लस डेल्टा के। R1 R2 का कोई रोल नहीं है, बहुत छोटे छोटे एंगल्स होते हैं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इस बात को लिखने के बाद में पॉइंट नंबर तीसरे में तुम जानोगे वो जो लाइट निकलती है अलग अलग कलर की, वो ऑटोमेटिक निकलती है हमेशा। यहाँ पे दिखाई नहीं गई हैं लेकिन हमेशा निकलती हैं, पर उसमें दिक्कत भी है। अगर तुम प्रैक्टिकली ये चक्कर में हो कि ऐसे दिख जाए लाइट, तो ऐसा नहीं दिखता। लाइट डालो वाइट कलर की, और जब उसको तुम किसी स्क्रीन पे दीवार पे जब फेंकोगे तो उसमें 7 रंग साफ साफ दिख जाएंगे, ठीक है। ये काम बहुत सिंपली कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटे सवाल का जवाब दो। तुम जब स्पेस में जाओगे तुम्हें सन कैसा दिखाई देगा, सन का क्या कलर होता है, ये बताओ पहले, फिर आते हैं इस पे। ट्रांसपेरेंट, तुम मत जाइए भैया, तो बालकों को पागल बना देगा आपके, है ना। बालकों को कंसेप्ट हिल जाएंगे। वाइट होता है बिल्कुल फक सफ़ेद, ऐसे बल्ब सा, ऐसे ये वो में दिखता है, वो थोड़ा बहुत लाइट वाइट के चक्कर में दिख जाता है, मतलब एयर है, पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल है, इनकी वजह से दिखता है, नहीं तो पक सफ़ेद ही होता है बिल्कुल बिल्कुल ऐसा वाइट टोटल। लेकिन वो दिखता क्यों है, उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट समझना आखिर क्यों है, वो बहुत सारी बातों को जन्म देने वाला है टॉपिक। सबसे मेन बात ये अपनी ये जो वाइट कलर की लाइट है ना, ये 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। तुम बस एक छोटा सा काम ये कर सकते हो, कभी किसी एक सर्कुलर डिस्क पर, एक गोल सी डिस्क पर 7 बराबर टुकड़े करो, सातों में 7
अलग अलग कलर करो, कलर के नाम बताऊंगा, उसे घुमा दो, फिरकनी बना दो उसकी, तुम्हें एक भी रंग नहीं दिखाई देगा उसमें, वो वाइट ही हो जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट क्लास 8th की साइंस बुक में भी आता है जहाँ तक है, ठीक है, लाइट वाले चैप्टर के अंदर। खैर काम की बात सुनना, दोबारा से बना है प्रिज्म, दोबारा नहीं तिबारा बनाओ प्रिज्म अब। ठीक है, इसमें वाइट कलर की लाइट आती है पहले, इंसिडेंट रे, वो थोड़ा सा बेंड भी होती है यहाँ से हल्का सा, नेक नेक 2-3 लाइन बराबर आसपास एक के ऊपर एक खींच देना, ठीक है, ऐसे करके, वो बेंड भी होती है। ये रियलिटी चल रही है, उससे पहले बस तुमने छोटे मोटे शब्दों को देखा, ठीक है। ये वाली अपने पास इंसिडेंट रे लिखने की नीड नहीं है, ये रिफ्लेक्टेड रे लिखने की नीड नहीं है, इतना बना दें पहले। इतना ही बनाना पहले, है ना, और बराबर में खींचना सीधे 2-3 लाइनें एक के ऊपर एक, ज़्यादा गैप मत बनाना, एक के ऊपर एक से दिखनी चाहिए, ज़्यादा अंतर मत डालना उनके बीच में। अच्छा अब सुनो ध्यान से, ऊपर सबसे पहले निकलेगी नीचे की ओर रेड लाइट, उसके बाद में ऑरेंज, उसके बाद में येलो, उसके बाद में ग्रीन, ग्रीन, उसके बाद में ब्लू, उसके बाद में इंडिगो, इंडिगो भी नीली ही होती है वैसे, और उसके बाद में वॉयलेट, ठीक है भाई। ये अपने पास में कलर निकलते हैं, तो मैं तो पेन से 7 लाइनें खींचनी है बस। ये हसरतें घर से मिटा लेना रंगों वाली। अगर तुमने प्रिज्म में वाइट लाइट फेंकी तो वो ऐसे 7 रंगों में टूट कर ही निकलेगी, ये फिक्स है, ठीक है। और इसमें तुम्हें बहुत सारी स्टडी करनी है, अभी सुनते जाओ लगातार अब। बन गया, बन गया, ठीक है। अब इसमें नीचे से नाम लिख लो, इनके नाम लिखे जाएंगे विवग्योर, VIVGYOR, ये विवग्योर है। विवग्योर यानी कि रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट, इस तरीके से, ठीक है। काम की बात ये कि ये जो लाइट टूटी है अभी तुम्हें दिख रही है, लाइट की टूटने की प्रोसेस को अपन लोग कहते हैं डिस्पर्जन। शब्द याद रखेंगे, लाइट के टूटने की प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्पर्जन, ठीक है। ध्यान से डिफाइन करके लिख रहा हूँ, ऊपर डेफिनेशन तुम्हें जहाँ पे सही लगे, ऊपर नीचे जहाँ पे भी जगह हो वहाँ लिख लो, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। ध्यान से लिखें, डिस्पर्जन ऑफ लाइट यानी कि द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट into its 7 constituents color, into its 7 constituents color, उसके 7 रंगों में टूटना, 7 constituents colors is called dispersion of light, ठीक है। सबसे पहली काम की बात तो ये, इस शब्द को ध्यान रखेंगे, is called dispersion of light। जब भी लाइट अपने 7 रंगों में टूटती है
तो उस प्रोसेस को अपन लोग डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, अगली काम की बात इसके अंदर ध्यान से उसे भी देखो। इसमें दूसरी काम की बात ये है, दूसरी काम की बात ये कि ये जो लाइट के 7 रंगों का गुच्छा बना, ठीक है, 7 रंगों के गुच्छे को अपन लोग उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये 7 रंगों का गुच्छा कहलाता है स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ठीक है, बहुत सिंपल है याद करना, अगर तरीके से देखते हो तो S माने 7 और S माने स्पेक्ट्रम, 7 रंगों का गुच्छा। पहली बात, लाइट के टूटने की प्रोसेस डिस्पर्जन, और 7 रंग जैसे निकलते हैं वो स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। ठीक है, एक बात ये भी सुन ले कि हमारे नेचर में जितने भी कलर हैं वो ये 7 में से ही हैं, तुम कभी गौर से देख लेना। हाँ, थोड़े बहुत मिक्स होके बन जाते हैं, लेकिन अगर तुम्हें सबसे मेन बात और बता दूं, तुमने एक शब्द सुना RGB, RGB लाइट, R यानी रेड, G यानी ग्रीन, B यानी ब्लू। हम सबकी मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन या फिर जितने भी कलर्स हैं वो इन 3 कलर से मिलके बने हैं, रेड से, ग्रीन से, ब्लू से। उनके मतलब परसेंटेज जो कम ज़्यादा करके मतलब अरबों रंग बन जाते हैं RGB का इस्तेमाल करके। तुम्हारी जो फ़ोन की स्क्रीन है उसके डिस्प्ले में माइक्रो कलर कंपोनेंट लगे होते हैं, उनमें 3 ही होते हैं सिर्फ, RGB, और वो सारे कलर्स बना सकते हैं, सारे के सारे A to Z सब बन जाता है उसके अंदर। ठीक है, तो आज सबसे टॉप पे है, G इधर है, और ब्लू, इंडिगो, वॉलेट का एक कंपोनेंट है। ठीक है, तो ब्लू मतलब सबसे टॉप वाला, बीच वाला और ये वाला हिस्सा। एक छोटी सी बात ये भी कि तुमने एक शब्द सुना ग्रीन स्क्रीन, मतलब मूवी की शूटिंग में लगाते पीछे ग्रीन स्क्रीन लगाई जाती है ग्रीन कलर की, क्यों लगती है वो ग्रीन कलर की क्यों लगती है? वो किसी और कलर की क्यों नहीं है? कभी कभी ब्लू कलर की भी लगाई जाती है। ठीक है, मेनली ग्रीन स्क्रीन, वो ग्रीन ही क्यों है, वो किसी और कलर में क्यों नहीं पाई जाती, उसका रीज़न भी सुन लो। हमारी ह्यूमन बॉडी के ऊपर नेचुरली, हमारी ह्यूमन बॉडी पे नेचुरली जो कलर नहीं है वो ग्रीन होता है। अपनी बॉडी ऑरेंज कंपोनेंट, येलो, रेडिश, ये सारे कंपोनेंट रखती है। नसों में थोड़ा बहुत ब्लू इम्पैक्ट भी होता है। ठीक है, तो बहुत सारे कंपोनेंट रखती है, हल्का फुल्का और ज़्यादा नहीं होता। लेकिन रेड, येलो, ऑरेंजिस टाइप की हमारे सेल्स के अंदर टेक्सचर पाई जाती है। तो ग्रीन स्क्रीन हमारी बॉडी से एकदम टोटल अपोजिट कलर है। तो जब हम क्रोमा करते हैं, किसी ने अगर क्रोमा इफेक्ट सुना हो वीडियो एडिटिंग के टाइम पे या फिर मूवी बनाते टाइम पे, क्रोमा में क्या होता है कि जो रेड ग्रीन कलर की स्क्रीन होती है वो गायब हो जाती है, क्योंकि वो हमारी बॉडी के अपोजिट कलर है, अपनी बॉडी का कॉन्ट्रास्ट उल्टा है उससे, इसलिए हमारी बॉडी पे नेचुरली को ग्रीन कलर नहीं पाया जाता है, इसलिए ग्रीन कलर की स्क्रीन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, खैर छोड़ो, मेन बात ये कि सबसे पहली बात तो लाइट के टूटने को डिस्पर्जन कहते हैं। दूसरी बात, लाइट के 7 रंगों गुच्छों को अपन लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब इसी में अगली काम की बात ये भी सुने, इनमें सबसे कम भटकने वाला रंग कौन सा है, सबसे ज़्यादा कौन सा बैंड हुआ है, सबसे कम कौन सा बैंड हुआ है, वो देखो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तुम्हें साफ साफ बताऊँ एक चीज़, तुम मुझसे शर्त लगा लो, आज तारीख है 19 जून, तुम्हें पेपर में प्रिज्म ऐसे सवाल पक्का मिलेगा, चाहे लाइट को बताने के लिए कौन सी ऊपर है कौन सी नीचे है, चाहे पूरा पाथ ट्रेस करने के नाम पर, चाहे डिस्पर्जन की डेफिनेशन के नाम पर, 100% आएगा, 110%, ध्यान रखना। ठीक है, अब एक काम की बात देखना, अगर मैं इस लाइट को ऐसे करके लेके जा रहा हूँ, ठीक है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट छोटे मोटे पॉइंट सुनो। सबसे पहला छोटा सा पॉइंट ये, अगर मैं इसको बेंड करता हूँ तो मैंने बेंड किया लाल के लिए इतना, ठीक है, रेड के लिए इतना बेंड करना पड़ेगा, ऑरेंज के लिए थोड़ा सा ज़्यादा बेंड करना पड़ेगा, येलो के लिए थोड़ा और ज़्यादा, ग्रीन के लिए भी और ज़्यादा, और वॉलेट के लिए सबसे ज़्यादा। मुझे सबसे ज़्यादा किसके लिए बेंड करना पड़ेगा, सबसे कम बेंडिंग किसके लिए? तो सवाल है कि सबसे कम भटकने वाला कलर कौन सा है? रेड। सबसे कम जो डेविएट होता है, सबसे कम जो भटकता है वो रेड है, और सबसे ज़्यादा भटकने वाला कौन सा है? वॉलेट। तो इसमें वो सिंपल सी बात इसे लिखते हैं, रेड है लीस्ट डेविएशन वाला, लीस्ट डेविएशन, ये सबसे कम डेविएट होता है, बाकी सारे ज़्यादा डेविएट होंगे, और ये होता है मोस्ट डेविएट। ठीक है, मोस्ट डेविएशन, सबसे ज़्यादा भटकने वाला रंग है वॉयलेट, और सबसे कम भटकने वाला रंग लाल है, जो अपने रास्ते पे सीधा पहुंचता है। और इसीलिए बहुत सारी जगहों पर लाल कलर का यूज़ करते हैं हाईलाइट करने के लिए। जैसे खतरा, ट्रैफिक लाइट में जो कलर है उसमें रेड कलर का मेन काम क्या है? स्टॉप। सबसे मेन काम, जैसे कि अपनी सारी गाड़ियों के पीछे दुनिया की कोई सी गाड़ी हो, इस कंट्री से लेके बाहर तक की किसी कंट्री में कोई सी भी गाड़ी हो, किसी भी क्वालिटी की कोई सा भी ब्रांडिंग हो, कुछ भी हो, प्राइमरी है कि उन सभी की जो बैकलाइट होती है उसका कलर कैसा होता है? लाल। जिससे कि ब्रेक लगेगी ऑटोमेटिकली वो लाल हो जाएगी और सामने वाले को सिग्नल पहुंच जाएगा
कि गाड़ी रुकने वाली है या फिर आगे स्पीड स्लो होने वाली है, तो पीछे वाले भी उसी लहजे में स्पीड को कम कर लेंगे। और ये पूरी की पूरी चेन है, अगर आगे वाले इंसान ने पीछे वाले को सिग्नल नहीं दिया तो 100% एक्सीडेंट होना ही होना है। तो लाल कलर का यूज़ का मेन रीज़न ये कि लाल अगर कोहरे वगैरह के टाइम की बात चले या फिर दिन में भी अगर लाल जला दिया तो तुम्हें दिख जाएगा कि लाल कलर की लाइट जल रही है। लाल सीधे इंसान की आंखों तक पहुंचता है बिना भटके हुए, ठीक है। लेकिन अगर तुम उसी में, अगर तुम दिन में किसी के सामने टॉर्च जला दो वॉलेट कलर की, यहाँ पे मतलब बाहर जला दो मान लो, किसी पूछ जल रही कि नहीं दिखेगा। तुम लाल कलर के बल्ब को फुल उजाले में जला दो तो भी तुम्हें दिख जाएगा कि वो बल्ब जल रहा है। और तुम किसी और कलर के बल्ब को उजाले में जला के देख लो, तुम्हें उसकी रोशनी नहीं दिखाई देगी बहुत लंबी डिस्टेंस पे, खासकर इनकी नहीं दिखाई देगी। इनकी रोशनी को देखने के लिए तुम्हें उसको ऐसे चारों ढकना पड़ेगा, अंधेरा करना पड़ेगा, तब जाके दिखाई देगा। इसलिए लाल कलर का इस्तेमाल बहुत सारी जगहों पे किया जाता है जहाँ पर भी तुम्हें किसी भी पॉइंट को हाईलाइट करना हो। जैसे कि कॉपीज चेक करने के लिए कौन सा कलर है, रेड पेन है, वो भी इसलिए हाईलाइट करने के लिए। जितने भी हाईलाइटिंग चीज़ें वो सब के सब रेड हैं, ठीक है, ध्यान से लिखते हैं। तो ये यूजेस ऑफ रेड कलर। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि लाल सबसे कम भटकता है, सबसे ज़्यादा कौन भटकेगा, वॉलेट। यानी कि लाल अगर इस जगह पर जलेगा तो रात के अंधेरे में भी किसी को बहुत लंबी डिस्टेंस पे दिखाई दे जाएगा। वो लाल कलर की लेजर लाइट, ट्रैफिक उसके टावरों के ऊपर लाल कलर का लाइट, तुम कभी एरोप्लेन को ऊपर से उड़ते हुए देखो, उसमें लाल कलर तुम्हें साफ साफ दिख जाएगा कि है, ठीक है, डिस्टेंस दिख जाता है। तुम्हें जितने भी तुमने ये देखे रोड पे जो बनाने आते हैं कंस्ट्रक्शन वाले, उनके वो जो कोन से होते हैं वो भी लाल कलर के पाए जाते हैं। कुछ ऑरेंजेस भी होते हैं लेकिन मेनली लाल कलर के होते हैं, इसके लिए कि वो दूर से दिख जाए कि आगे काम चल रहा है, ठीक है। तो रेड इज मोस्ट यूज्ड कलर टू सिग्निफाई ऐसी जगहों पे जहाँ पे कुछ खतरा है या फिर किसी बात को हाईलाइट करना है, ठीक है। तो ध्यान से लिखें रेड के बारे में, यूजेस ऑफ रेड, ठीक है। सबसे पहले लिख दो इसमें बैक लाइट ऑफ कार, बैक लाइट ऑफ कार। उसके बाद में उसके आगे लिख दो बैक लाइट ऑफ कार के बाद में टू रिप्रेजेंट, टू हाईलाइट डेंजर, लाल यानी खतरा। नॉर्मली हमारे माइंड पर भी इम्पैक्ट पड़ता है लाल माने, मतलब अगर किसी बॉक्स में ग्रीन कलर है किसी में लाल है तो अपने आप ऑटोमेटिकली ब्रेन में सिग्नल जाता है ग्रीन यानी कि ठीक ही है, अच्छा ही है, लाल यानी कि शायद कुछ डेंजरस ही होगा। अपनी जो लाइव वायर होती है ना ये घरों के तारों की, इनमें लाल कलर की वायर होती है, मैंडेटरी है। तो लाल कलर की वायर का काम क्या है, वो रिप्रेजेंट करता है कि लाइव वायर, इसमें करंट ज़्यादा है। 3 वायरें होती हैं, अब अपन लोग कभी पढ़ लेंगे आगे जाके, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आएगा। एक तो होती है लाल, एक होती है ग्रीन, और एक होती है ब्लू ब्लैक येल्लो, ब्लू ब्लैक और येल्लो, ठीक है, कैसी भी हो सकती हैं, खैर कोई नहीं। पहली बात बैक लाइट ऑफ कार में टू हाईलाइट द डेंजर। उसके बाद में एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग, एट द टॉप ऑफ सिग्नल टावर्स, सिग्नल टावर्स, ठीक है। एरोप्लेन्स में भी होते हैं उसको हाईलाइट करने के लिए कि भैया उड़ रहा रास्ते में कोई पक्षी कबूतर वबूतर ना आ जाए, मर बना ना जाए, कोई एरोप्लेन से एरोप्लेन ना ठोक दे आपस में, ठीक है। एरोप्लेन्स एंड मैनी सच डिवाइसेस, मैनी सच डिवाइसेस, मैं छोटी मोटी डिवाइस बताता हूँ, चलो। मैनी सच डिवाइसेस, घरों में बोर्ड में लाइट आ गई है, इसका पता किससे लगता है, बोर्ड में एक लगा होता है बल्ब सा छोटा सा, उसका कलर कैसा है, वो भी लाल रंग का ही है, ठीक है। हाईलाइटिंग करने के लिए हर जगह पे हाईलाइटिंग इफेक्ट के लाल का इस्तेमाल है, क्योंकि लाल भटकता ही नहीं है, बहुत कम डेविएट होता है। लेकिन क्यों डेविएट होता है, लाल की डेविएशन प्रॉपर्टी कम क्यों है, उसके पीछे का रीज़न देखो ध्यान से, ठीक है। आखिर ये कम क्यों भटका, ये ज़्यादा क्यों भटका, पहले इसको लिखो, उसके अगले पन्ने पे इन सभी के बारे में जानना। या कि कलर्स डेविएट कम ज़्यादा होते हैं तो इसको डिसाइड कौन करता है, डिसाइड करने के पीछे नेचर है, हमने बस उसको डिस्कवर कर लिया, पता लगा लिया किस तरह से, वो तुम लोग समझना। ठीक है, अगर तुम्हारे पास पन्ने में इतनी जगह हो
कि इस एक लाइन के ऊपर दो लाइनों का गैप हो तो ठीक है, उसी पे दो, नहीं तो अगले पन्ने पे चले जाना। जैसे हाफ पेज में हो जाएगा, इसमें पन्ना अगर आधा है तो ये वाला काम हो जाएगा। तुम्हें 7 लाइनें खींचनी है ऐसे बराबरी में, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ऐसे बना दो। और जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उसे ध्यान से देखना। तुम्हें कलर्स के बारे में ये पल्ले पड़ेगा। गैप एक एक लाइन का रख ले, पहले 2 का रख ले। मतलब मैं जब बना दूँ ना उसके बाद बनाना, शायद तब जाके बेहतर समझ में आ जाएगा। और ये काम अभी मत करना, मतलब जो मैं कर रहा हूँ इसे तुम घर से करना है इस वाले को, तुम्हें तभी समझ में आएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। देखना, सबसे पहली बात, अपन लोगों ने सबसे टॉप पे कौन सा कलर रखा है? रेड, सबसे कम डेविएट होने वाला है ना, तो उसको ऐसे चलाया जाता है। बस तुम लगातार देखते जाओ। रेड के बाद में कौन सा है? रेड के बाद में ऑरेंज, ऑरेंज के बाद में येलो, येलो के बाद ग्रीन, ग्रीन के बाद ब्लू, ब्लू के बाद में इंडिगो, और इंडिगो के बाद में वॉयलेट। ये देखें ध्यान से, तो मैं ऑटोमेटिकली कलर्स में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और इसमें काम की बातें मेंशन करते हैं, उस समझना। सबसे पहली बात तो ये नेचुरली लाल कलर की लाइट ऐसे चलती है, इसके कदमों की रफ्तार देख रहे हो। मतलब ये कि मान लो कि इस कमरे में ढेर सारा धुआं भर दिया जाए, यहाँ से लाल कलर की लाइट को फेंका जाए तो लाल वाली लाइट 1 जंप, 2 जंप, 3 जंप और पार, तो मुश्किल से पार्टिकलों से 3 बार टकराएगी जो रास्ते में मिलेंगे उसको। जबकि ऑरेंज वाली, उसकी चाल थोड़ी छोटी है तो वो 5-7 बार टकरा के जाएगी, ठीक है। येलो की चाल और छोटी है, वो 10-12 बार पार्टिकलों से टकराएगी। और सबसे छोटी चाल किसकी है? बच्चे जैसे कदम किसके हैं? वॉयलेट के। तो वो महीन महीन चलती है। अगर बहुत छोटे छोटे कदम चलेगी तो उसके रास्ते में बहुत सारे धुएं की, धूल की, मिट्टी के पार्टिकल्स होंगे, उन सब से टकराएगी तो अपने आप को भटकाएगी, तो पहुँचती ही नहीं है वहाँ तक। तो लाल कलर की जो लाइट है उसकी चाल बहुत लंबी लंबी है, इसीलिए वो एक बार में 1 छलांग 2 छलांग सीधे पार। लेकिन इनकी चाल बहुत छोटी छोटी है। इसको अपन लोग साइंटिफिकली कैसे लिखते हैं वो सुनो। सबसे पहली काम की चीज़, अगर तुमने एक शब्द सुना हो, मैं उसी को मेंशन करने वाला हूँ। उस शब्द का नाम है वेवलेंथ, ठीक है। देखो, अपने पास इस पहले वाले पॉइंट और इस दूसरे वाले पॉइंट के बीच में, इन दोनों पॉइंटों के बीच में जो गैप होता है, उस गैप को अपन लोग कहते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ यानी कि उसकी चाल में कितना डिफरेंस है। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका है? रेड का। उससे कम वेवलेंथ लगातार नीचे वालों की वेवलेंथ कम है। तो जैसे जैसे तुम नीचे जाओगे तुम्हारी जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज करेगी। नीचे जाने पर जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज करेगी कंटिन्यूसली, वेवलेंथ डिक्रीज करेगी। और साफ सीधी बात है कि वेवलेंथ डिक्रीज करेगी तो सिंपली सोचो, अगर चाल छोटी होती जाएगी तो उसका भटकाव भी बढ़ेगा। कोई तुमसे सिंपल एक सवाल पूछ ले कि लाल सबसे कम क्यों भटकता है, तो रीजन क्या लगाना है? उसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होती है इस वजह से, ठीक है। इसकी वेवलेंथ है मैक्सिमम। वेवलेंथ मैक्सिमम यानी कि इसके बड़े बड़े कदम हैं तो लोगों से टकराता ही नहीं है, उसे उससे मतलब ही नहीं है रास्ते में कौन आया, वेवलेंथ मैक्सिमम। और सबसे ज़्यादा कौन भटकता है? वॉयलेट, क्योंकि उसकी वेवलेंथ कैसी होती है? मिनिमम। वेवलेंथ उसकी मिनिमम है इस वजह से। तो पहली बात तो ये ध्यान से अपने दिमाग में फिक्स करें, वेवलेंथ यानी कि उसकी चलने की रफ्तार है। जो तेज चलेगी, लंबे लंबे कदमों में चलेगी, वो लाल है, इसलिए वो कम भटकता है, वेवलेंथ ज़्यादा है उसकी, ठीक है। और इनकी वेवलेंथ कम होती है। तो पहली बात ये समझ जाओ कि वेवलेंथ किसे कहते हैं। उसके बाद में एक छोटा सा शब्द और है, उस शब्द का नाम है फ्रीक्वेंसी। तुमने वेवलेंथ लिखा, एक वर्ड समझाता हूँ फ्रीक्वेंसी के बारे में। फ्रीक्वेंसी यानी कि काउंटिंग। जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ से एक बराबर लाइन खींच देता हूँ, ठीक है, और तुम मुझे यहाँ बताओ
ये सबके लिए बराबर डिस्टेंस है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा चक्कर कौन काटेगा? जैसे कि चक्कर यानी कि ये एक बार जाके वापस आना 1 चक्कर, दोबारा जाके वापस आना 2 चक्कर, इसने काटे हैं 2 चक्कर, इसने 3 काट लिए होंगे, गिने नहीं है मैंने, इसने 5 या 6 चक्कर काटे होंगे, इसने 8 या 10 चक्कर काटे होंगे। सबसे ज़्यादा चक्कर किसने काटे हैं? भाई जिसकी चाल छोटी है उसके चक्कर ज़्यादा होंगे, जिसकी चाल बड़ी है उसके चक्कर कम होंगे। तो इसको तुम उल्टा भी याद रखोगे, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है उसकी फ्रिक्वेंसी, जिसकी चाल बड़ी है उसके चक्कर कम हो जाएंगे। तो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है उसकी फ्रिक्वेंसी कैसी होगी? कम। फ्रिक्वेंसी यानी कि चक्कर लिख देता हूँ, हालांकि ऑसिलेशंस लिखते हैं पर कोई बात नहीं। फ्रिक्वेंसी इसकी हो जाएगी मिनिमम, इसकी फ्रिक्वेंसी होगी कम। और जिसकी चाल छोटी है उसके चक्कर, उसके गोले ज़्यादा बनेंगे। तो यहाँ पे इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो हो जाएगी मैक्सिमम, इसकी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी मैक्सिमम। ये बात तुम्हें याद नहीं करनी, फ्रिक्वेंसी याद नहीं करना है, फ्रिक्वेंसी बस तुम्हें वेवलेंथ याद करनी है, वो ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। उसका उल्टा है, जहाँ पे वेवलेंथ ज़्यादा वहाँ पे फ्रिक्वेंसी कम, और जहाँ पे वेवलेंथ कम वहाँ पे फ्रिक्वेंसी ज़्यादा। लेकिन मेन बात ये समझो, लाल कम क्यों अटकता है? लाल की चाल बड़ी है, उसको चाल में नहीं बोलेंगे, उसको फिजिक्स की भाषा में बोलेंगे लाल की वेवलेंथ ज़्यादा है। वेवलेंथ ज़्यादा है तो बिना भटकाव के आर पार निकल जाता है, ठीक है। और जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है वो तुम उल्टा याद रखना कि फ्रिक्वेंसी एक अपोजिट वर्ड है, ठीक है। और वॉयलेट क्यों भटकता है सबसे ज़्यादा? उसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे कम है। तो अगर उसको यहाँ से वहाँ तक पहुँचना है तो रास्ते में 100 लोग मिलेंगे, 100 से मिलकर जाएगा, उसको टाइम तो लगेगा ही लगेगा सबसे मिलने में, ठीक है। तो ये फ्रिक्वेंसी वर्ड को तुम लोग उल्टा याद रखोगे कि अगर नीचे जाने पे वेवलेंथ घट रही है तो ऊपर जाने पे फ्रिक्वेंसी भी डिक्रीज करेगी। उल्टे एरो में फ्रिक्वेंसी डिक्रीजेस। तुम लोगों से फिर भी अपील ये कर रहा हूँ कि तुम्हारी पहली प्रायोरिटी फ्रिक्वेंसी को लेकर नहीं होनी चाहिए। तुम्हें पहले समझना वेवलेंथ नाम का शब्द, कि लाइट अगर कम भटकती है तो लॉजिकल बात उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, और अगर ज़्यादा भटक रही है तो उसकी वेवलेंथ कम है। इस छोटी सी बात को ध्यान रखना है ना, लिख लो पहले। हमें घर में कौन सा पेंट करवाना चाहिए? वाइट। उसके पीछे की साइंस, वाइट कलर लाइट को सबसे कम एब्जॉर्ब करेगा, रिफ्लेक्ट कर देता है उसको। घर सबसे कम गर्म रहते हैं उसमें रिफ्लेक्शन की वजह से। हमारी अक्सर जो गाड़ियाँ वाइट कलर की पाई जाती है रिफ्लेक्शन करने की वजह से। हमें अक्सर गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्शन करते हैं। ब्लैक कलर हीट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, वो गर्म कर देता है। हालांकि इससे कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, फिर भी एक लॉजिकल बात है, उसको ध्यान रखें। अक्सर वाइट ही होना चाहिए। इसको अगर बना लिया अभी तो ठीक है, नहीं तो इसको घर से कलर से बना लेना, ठीक है। वेवलेंथ की जंप लगा लगा के अपन लोग कल स्टार्ट करेंगे इसका लेंस वाला टॉपिक, उसमें अच्छा खासा टाइम जाने वाला है, ठीक है। पुराने वाले मिरर को मैच कर लेंगे, ठीक है। चलो इसे ऑफ कर दे।